नमस्ते बच्चों, एम4 मेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। अब इस वीडियो में 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की पहली इकाई जनसंचार माध्यम के दूसरा भाग हम जानेंगे। जनसंचार माध्यम शेष भाग। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में मिल जाते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। भारत में जनसंचार का इतिहास पौराणिक काल में मिल सकता है। प्राचीन काल में संदेश शिलाओं पर लेख अंकित करके दिए जाते थे। प्राचीन काल में संदेश किस तरह दिए जाते थे? प्राचीन काल में संदेश शिलाओं पर लेख अंकित करके दिए जाते थे। भारतीय संचार के लोक माध्यम हैं भीमबेटका के गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक आदि। ठीक है, भारतीय संचार के लोक माध्यम हैं भीमबेटका के गुफा चित्र, भीमबेटका के गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक आदि। ठीक है, लोक नाटकों के प्रकार क्या क्या हैं? लोक नाटकों के प्रकार हैं कथावाचन, बाउल, सांग, रागिनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान। लोक नाटकों के प्रकार क्या क्या हैं? कथावाचन, बाउल, सांग, रागिनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान। ठीक है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल, ये समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही हैं। ठीक है, जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार। जनसंचार माध्यम के कई प्रकार हैं। प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि। प्रिंट माध्यम केवल पढ़ने के लिए है। प्रिंट माध्यम केवल पढ़ने के लिए। रेडियो सुनने के लिए। रेडियो सुनने के लिए। टीवी देखने व सुनने के लिए। टीवी देखने व सुनने के लिए। तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने। पढ़ने, सुनने और देखने तीनों के लिए है। ठीक है, जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं? जनसंचार माध्यम के प्रकार हैं प्रिंट, टीवी, रेडियो व इंटरनेट। प्रिंट, टीवी, रेडियो व इंटरनेट। ठीक है, प्रिंट माध्यम केवल पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने व सुनने के लिए तथा इंटरनेट पढ़ने
सुनने और देखने, तीनों के लिए है। ठीक है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। ठीक है। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया। भारत में पहला छापाखाना कब, कहाँ और किसने खोला? भारत में पहला छापाखाना, भारत में पहला छापाखाना 1556 में, 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला। पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला। ठीक है। भारत में पहला छापाखाना कब, कहाँ और किसने खोला? भारत में पहला छापाखाना 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला। भारत में पहला छापाखाना 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला। ठीक है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। ठीक है। अगला, पत्रकारिता के सोपान। इसके 3 सोपान हैं। इसके प्रमुख रूप से 3 सोपान हैं। समाचार पत्रों को संकलित करना। अगला, उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना। अगला, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। पत्रकारिता के सोपान क्या क्या हैं? पत्रकारिता के सोपान है, पहला, समाचारों को संकलित करना। समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना। उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। पत्रकारिता के सोपान क्या क्या हैं? पत्रकारिता के सोपान है, पहला, समाचारों को संकलित करना। समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना। उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना। अगला, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। ठीक है। भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ। भारत में अखबारी पत्रिका की शुरुआत सन 1780 में
जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था। भारत में अखबारी पत्रिका की शुरुआत कब हुई? 1780 में। जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट। वह कहाँ से निकला था? कलकत्ता से। ठीक है। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या है? उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से सन 1826 में, 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। ठीक है। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवभूषण सहाय, रामकृष्ण वेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों या पत्रिकाएं क्या क्या हैं? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। ये क्या क्या है? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत प्रमुख हैं। ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्र। स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्र। स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्र। स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्र, इसमें नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण प्रमुख हैं। स्वतंत्र भारत के प्रमुख
पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्र भारत के प्रमुख पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक प्रमुख हैं। ठीक है, इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अगला रेडियो। रेडियो, रेडियो का मूल तत्व क्या है? रेडियो का मूल तत्व है शब्द और आवाज़। रेडियो का मूल तत्व क्या है? शब्द और आवाज़। रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895 में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार हुआ। 1895 में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार हुआ। विश्व का पहला रेडियो स्टेशन कब और कहाँ हुआ खुला? विश्व का पहला रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क व शिकागो में विश्व के शुरुआती रेडियो स्टेशन खुले। 1892 में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क व शिकागो में विश्व के शुरुआती रेडियो स्टेशन खुले। रेडियो का माध्यम क्या है? रेडियो का माध्यम, रेडियो का माध्यम ध्वनि है। रेडियो का माध्यम ध्वनि है। एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? एफएम रेडियो की शुरुआत 1993 में, 1993 में। एफएम रेडियो की शुरुआत 1993 में हुई। रेडियो की पहुंच कितने प्रतिशत आबादी तक है? रेडियो की पहुंच कितने प्रतिशत आबादी तक है? 96%। 96। रेडियो की पहुंच 96% आबादी तक है। गांधी जी ने रेडियो को अद्भुत शक्ति कहा था। क्यों? रेडियो की तात्कालिकता, घनिष्ठता व प्रभाव के कारण गांधी जी ने इसे अद्भुत शक्ति कहा था। गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था? अद्भुत शक्ति। गांधी जी ने रेडियो को क्यों अद्भुत शक्ति कहा था? क्योंकि रेडियो की तात्कालिकता, घनिष्ठता व प्रभाव के कारण, तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने इसे अद्भुत शक्ति कहा था। ठीक है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895 में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार हुआ।
ठीक है। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। ठीक है। आजादी के बाद भारत में रेडियो एक बहुत ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। ठीक है। अगला टेलीविजन। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार एक घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज एक घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1974 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। अप्रैल 1974 से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वे देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता के सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अगला टेलीविजन के उद्देश्य। टेलीविजन के उद्देश्य हैं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन।
तो टेलीविज़न के उद्देश्य क्या हैं? टेलीविज़न के उद्देश्य हैं सामाजिक परिवर्तन, अगला राष्ट्रीय एकता, अगला वैज्ञानिक चेतना का विकास, अगला परिवार कल्याण की प्रोत्साहन, अगला कृषि विकास, अगला पर्यावरण संरक्षण, अगला सामाजिक विकास, अगला खेल संस्कृति का विकास, अगला सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। ये हैं टेलीविज़न के उद्देश्य। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। टेलीविज़न में किन किन माध्यमों का मिलन होता है? टेलीविज़न में शब्द, ध्वनि व दृश्य, शब्द, ध्वनि व दृश्य माध्यमों का मिलन होता है। टेलीविज़न में किन किन माध्यमों का मिलन होता है? टेलीविज़न में शब्द, ध्वनि व दृश्य माध्यमों का मिलन होता है। विश्व में टेलीविज़न कार्यक्रम 1927 में शुरू हुए। विश्व में टेलीविज़न कार्यक्रम 1927 में अमेरिका में शुरू हुए। 1927 में अमेरिका में, ठीक है। भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई? भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई तथा इसका उद्देश्य क्या था? भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। इसका उद्देश्य शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? दूरदर्शन आकाशवाणी से 1 अप्रैल 1976 से अलग हुआ। दूरदर्शन आकाशवाणी से 1 अप्रैल 1976 से अलग हुआ। आधुनिक टीवी चैनलों के नाम क्या क्या हैं? आधुनिक टीवी चैनलों के नाम CNN, BBC, आज तक, जी न्यूज़। क्या क्या है? CNN, BBC, आज तक, जी न्यूज़, ठीक है। अत्यधिक चैनलों के आने से टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता व ताजगी मिली, परंतु पत्रकारिता के मूल्यों व नैतिकता का पतन हुआ, ठीक है। अत्यधिक चैनलों के आने से क्या परिणाम हुआ? अत्यधिक चैनलों के आने से टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता व ताजगी मिली, परंतु पत्रकारिता के मूल्यों व नैतिकता का पतन हुआ। टीवी में किसकी प्रमुखता होती है? टीवी में दृश्य की प्रमुखता होती है। टीवी में दृश्य की प्रमुखता होती है, ठीक है।
जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन। और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। पहली मूक फिल्म, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। फिल्म क्या थी? 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों से कई और मूक फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के ईद गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। 1931 में पहली बोलती फिल्म 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आज़ादी मिलने के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार। सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। ठीक है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में किया। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में किया। भारत ने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के ने बनाई। कब? 1913 में। भारत में पहली मूक फिल्म किसने बनाई? भारत में पहली मूक फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई। फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। 1913 में। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी?
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा 1931 में, 1931 में आलम आरा। हिंदी के प्रसिद्ध फिल्मकार के नाम? पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, सत्यजीत रे। पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, सत्यजीत रे। पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, सत्यजीत रे। ठीक है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने यहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, संभावनाओं के लिए कपाट खोले हैं, नए कपाट खोले हैं। हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। वही इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। इसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है, इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जिसे मानव सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग करता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जिसे मानव सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग करता है। इंटरनेट एक ऐसा उपकरण है जिसे मानव सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग करता है। इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसे ऑनलाइन पत्रकारिता, साइट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है। लिपि से मुद्रण तक का सफर। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी।
ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मनुष्य ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरह का एक प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप ले लिया। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं हैं, पहला, मुद्रित माध्यमों में छपे हुए शब्द स्थायी होते हैं। इन्हें कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है, मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। लिखित भाषा में व्याकरण, वर्तनी व शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना होता है। यह भाषा के अनुशासन की मांग करता है। अगला, मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार व विश्लेषण का माध्यम है। इसके जरिए हम गंभीर व गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास विश्लेषण के लिए समय व योग्यता होती है। मुद्रित माध्यम की कमियां। पहला, यह माध्यम केवल साक्षर व्यक्तियों के लिए है तथा जिसने औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की है। अगला, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी है। अगला, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। अगला, लेखों में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। अगला, मुद्रित माध्यम के लेखकों को पाठक के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। संक्षेप में, मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाएं बैठी। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ावा और वह क्रमशः सर्वसुलभ होने लगा। ठीक है। बच्चों, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।